Assalamualaikum. बेटा आसिफ मलिक अगेन विद केमिस्ट्री सेकेंड ईयर वालों, अपनी किताबें खोल लो शाबाश, और आ जाओ वापस केमिस्ट्री पे, और अपने माइंड में जो अपने अंदर का जो केमिस्ट है ना वो जगा लें दोबारा से। आए जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। बेटा लास्ट टाइम हमने पेज टेक्स्ट बुक का जो पेज 46 है यहाँ तक हमारी बात हुई थी थोड़ी सी, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अक्रंस पे हमारी बात हुई थी। अक्रंस में हमने देखा था कि कार्बन में और सिलिकॉन में क्या क्या उसकी मौजूद हैं, कैसे पाया जाता है ये अर्थ में। अक्रंस ऑफ कार्बन पे हमारी बात हो गई थी। आज हम एक दफ़ा सिलिकॉन को गो थ्रू करते हैं। कार्बन की कौन कौन सी थी जनाब? कार्बन की ओवरऑल 2 टाइप्स हो सकती हैं। किसी भी एलिमेंट की अक्रंस के हवाले से देखा जाए तो 2 हो सकती हैं। क्या? या तो वो कंबाइंड स्टेट में हो सकता है या वो फ्री फॉर्म में हो सकता है। तो आपको पता है कि मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत कम एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में होते हैं। तो कार्बन इज़ वन ऑफ दोज एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द नेचर। तो जब हम ये बात करते हैं कि जी वो कंबाइंड में कौन से हैं और फ्री में कौन से हैं, तो कंबाइंड में तो आपकी मिनरल्स हैं जो कि लाइम वगैरह हो गई, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नेसाइट, फिर डोलोमाइट हो गया जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों कंबाइन होते हैं। और फिर जब हम फ्री स्टेट में आते हैं तो फ्री स्टेट में उसकी अक्रंस की 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक एमॉर्फस हो सकता है, दूसरा क्रिस्टलाइन हो सकता है। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फ्यूरीन एक होता है, फिर आपका बकी बॉल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सारी आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म थी। फिर जब हम उसमें बात करते हैं एमॉर्फस में, तो एमॉर्फस में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हो सकता है। वो कार्बन ब्लैक हो सकता है, वो चारकोल हो सकता है, वो कोल हो सकता है। जब हम सिलिका पे आए थे तो फिर हमने सिलिकॉन, अच्छा इसमें ना एक मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन आप दूर कर लें क्योंकि ये वर्ड होने हैं बार बार इस्तेमाल। सिलिकॉन क्या होता है देखें ज़रा। सिलिकॉन का मतलब है SI। सिलिकॉन का मतलब SI, सिंपल। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, याद है ना? एलिमेंट का नाम क्या है? सिलिकॉन, SI। जब मैं बात करूंगा सिलिका की, तो सिलिका बेसिकली कार्बन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। SiO2 ये क्या है? सिलिका, जो आपका सैंड है, रेत। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अच्छा एक चीज तीसरी और डिस्कस हुआ करेगी और उसका नाम आएगा, वो होगी सिलिकेट। सिलिकेट, और ये होगी SiO3। ये ज़रा अपने ज़हन में ना कन्फ्यूजन दूर कर लें क्योंकि समटाइम बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी सिलिकॉन का क्या मतलब हुआ था, तो सिलिका क्या हुआ फिर, और फिर सिलिकेट क्या हुआ। ये कन्फ्यूजन एक बार दूर कर लें ज़रा ज़हन में, इसको ज़हन नशीन कर लें। सिलिकॉन जब वर्ड इस्तेमाल होगा इसका मतलब सिलिकॉन, सिंपल एलिमेंट। सिलिका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकेट SiO3। ठीक हो गया बच्चे? ओके जी। अच्छा हम इसमें बात कर रहे थे इसकी अक्रंस के ऊपर। तो अक्रंस में बेसिकली जो सिलिकॉन है ना, सिलिका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली 2 फॉर्म्स में पाया जा सकता है, 2 तरह से पाया जा सकता है। एक हो सकता है वो वेक्टरस, VITEROUS, विट्रस सिलिका हो सकता है। दूसरा वो हो सकता है क्वार्ट्ज। अब ये ना 2-4 जो मैं छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें आपके अगले 1-2 लेक्चर तक चलनी है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लें। अब एक मैंने आपको बता दिया सिलिकॉन क्या है, फिर मैंने आपको बता दिया सिलिका क्या है, फिर मैंने आपको बताया सिलिकेट क्या है। एक बात। दूसरी बात मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिलिका है
SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन बी इन टू फॉर्म्स, एक विट्रस सिलिका, विट्रस सिलिका बोल देते हैं इसको, और दूसरी क्वार्ट्ज। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये क्वार्ट्ज की बात करने हैं। याद है लास्ट टाइम मैंने लिखा था मिल्की क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, फिर एक और था वो सबसे पहले वाला क्या नाम था उसका, रॉक क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज। ये सारी अब हम बात करेंगे क्वार्ट्ज की। अभी विट्रस सिलिका पे भी बात करते हैं ये क्या है। बुक में एक्चुअली ना इसने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, इसने बात को बुक में बड़ी अच्छी कोई वो उसको कहते हैं तरतीब से या सिस्टमैटिकली नहीं उठाया हुआ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन होने का खतरा है। अच्छा देखें ज़रा, अकरस ऑफ सिलिका में जब क्वार्ट्ज की मैं बात करता हूं तो मैं लिखूंगा इसका क्या, रॉक क्रिस्टल, फिर मैं कहता हूं एमेथिस्ट, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज, फिर आता है जनाबे अली आपका स्मोकी, फिर आता है रोज। ये सारे आपने देखे हुए हैं इंटरेस्टिंगली, अभी मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ देखे हुए हैं ये। रोज क्वार्ट्ज के बाद लास्ट वाला आपका है, क्या नाम है इसका, मिल्की क्वार्ट्ज। बेटा ये सारे ना, ये सारे हमारे हमारे घरों में, हमारी लाइफ में एज ऑर्नामेंट यूज़ होते हैं। अच्छा आपने इसका नाम सुना होगा, उपल का, उपल का नाम सुना हुआ? उपल क्या है? उपल एक पत्थर है ना, ये सारे भी यही चीज़ें हैं। ये उपल जो पत्थर है ये इसका नाम होता है, दूसरा नाम ओपल बेसिकली ना हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज है। ओपल क्या है? हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज। और इसको उर्दू में अगर मैं गलत नहीं कह रहा ना तो इसको कहते हैं दूधिया पत्थर शायद, ओपल को। इसका कलर कुछ इस तरह से होता है। तो बेसिकली ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं। अब ये जो रॉक क्रिस्टल है ना ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है और उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, रिंग्स बनाई जाती हैं, इससे ब्रेसलेट्स बनाई जाती हैं और इसके नेकलेसेस बनाए जाते हैं, नेकलेसेस में इस्तेमाल होता है। चूँकि कलरलेस है तो शाइन देता है, जब ऊपर लाइट पड़ती है तो शाइन देता है, तो इसलिए एज ज्वेलरी एज ऑर्नामेंट इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एमेथिस्ट जो क्वार्ट्ज है इसका भी कलर होता है, इसका कलर है वॉयलेट, जो वॉयलेट कलर के पत्थर हुआ करते हैं वो एमेथिस्ट क्वार्ट्ज है। फिर उसके बाद जो स्मोकी है ये होता है ब्राउनिश और ग्रेइश से कलर का होता है, लाइक जैसे स्मोक होता है ना धुआं, हल्का सा ब्राउनिश और ग्रेइश सा कलर होता है इसका। फिर जो रोज क्वार्ट्ज है ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का जो आपका शीशा हुआ करता है ना, अंगूठियां में इस्तेमाल होते हैं या ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, वैसे पिंक कलर का होता है। फिर इसी तरह मिल्की क्वार्ट्ज है। मिल्की क्वार्ट्ज बेसिकली ये बिल्कुल इस तरह ही होता है जैसे कि आपकी कच्ची लस्सी होती है, जैसा कि वो एक हल्का सा दूधियापन आता है ना उसमें, कि वो क्लियर भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कोई कलर भी नहीं होगा। तो ये मिल्की क्वार्ट्ज उस तरह के, आप चाहें तो इनको नेट पे देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। ओपल मैंने आपको बता दिया है, ये हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज है, जब इसमें साथ में वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो तो फिर ये ओपल की तरफ जाता है। यहाँ तक होगी आपकी अकरेंस। अब आए जनाबे अली आप इसके पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन के ऊपर। बेटा पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बात पूछ सकता है और बोर्ड में पूछ लिया करता है कि जी पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है। अच्छा मैं अब इस पेक्युलर बिहेवियर से ना ज़रा तेज़ी से गो थ्रू करूँगा इसको। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 लेक्चर से हम इसी को पढ़ रहे हैं। हमने इसमें तफसील से बात हो गई है कि जी इसका रवैया ऐसा क्यों है, डिफरेंट क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फलान ये वो सारी बातें इसमें हो चुकी हुई हैं। तो अब एक नज़र सिर्फ मैं अगर यही बताऊं आपको कि उसकी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी रीजंस क्या है, जल्दी से एक बार गो थ्रू करते हैं। क्या? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ही है। फिर उसके बाद स्मॉल साइज,
ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका पेक्युलर बिहेवियर है। अब वो पेक्युलर बिहेवियर है क्या, देखें जरा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, कार्बन इस ग्रुप में वाहिद एलिमेंट है जो कि प्योरली नॉन मेटल है। सिलिकॉन किसी हद तक है नॉन मेटल और मेटलाइट के दरमियान में, तो इसलिए हम पहला पॉइंट इसको कहेंगे कि ये कार्बन और सिलिकॉन क्या हैं, ये नॉन मेटल्स। ये क्या है, नॉन मेटल्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो ये बात आपको पता है कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मौजूद है, और सिलिकॉन में भी वो ट्रूली मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिलिकॉन के ज़रिए सिलिकॉन से जुड़ तो रहा होता है, बट इट इज़ थ्रू ऑक्सीजन, दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद होता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऐसे जुड़ रहा होता है। बाकी तफसील से इंशाल्लाह ताला इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ना है अभी आगे, तो वहाँ पे तफसील से इसके ऊपर बात हो जाएगी। तो जो ट्रू कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कार्बन के पास है, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में नीचे आते हैं तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपकी वीक होती जाती है, कम होती जाती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन के पास है, सिलिकॉन में कम हुई है, और नीचे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये 2 पॉइंट्स हो गए कैटिनेशन के और नॉन मेटल्स के। फिर एक और बात, जो इसका जो साइज है वो स्मॉल है। फिर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो चलें रीजन में आ गई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रीजन में आ गई। वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी में आ गया, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका पेक्युलर बिहेवियर हो गया। आपको पता है कि जो इसके जो सिलिकॉन है उसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 1470 के करीब है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं टुवर्ड्स लेड एंड टिन, तो उसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट मज़ीद कम होता जाता है, यानी लेड पे आके 327 रह जाता है। लेकिन जो कार्बन है इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3300 के करीब है, 3280 है ना, 3280। अच्छा जी, उसके बाद एक और इसकी जो पेक्युलर बिहेवियर है वो ये है कि ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ये भी बात हमारी पहले हो चुकी है। कार्बन और सिलिकॉन एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जो जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये पेक्युलर बिहेवियर हो गया इसका। फिर एक और बात कि इसको कार्बन की अहमियत का या कार्बन के पेक्युलर बिहेवियर की अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि सिर्फ कार्बन के लिए हमें केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी है जी। इनकी इसकी कार्बन की इस प्रॉपर्टीज की वजह से, इसके इस पेक्युलर बिहेवियर की वजह से, इसके इतने डिफरेंट रवैये की वजह से पूरे जो पीरियोडिक टेबल है उसके 118 117 एलिमेंट एक तरफ और कार्बन अकेला एक तरफ, कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री है इनकी कंबाइंड फॉर्म की, हाइड्रोकार्बन्स की, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक नज़र देख लें बेटा पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में क्या क्या बात हुई थी, कि रीज़न क्या है पेक्युलर बिहेवियर की, रीज़न क्या है, आपकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज है इसका बिल्कुल। और फिर जब हम आते हैं कि पेक्युलर बिहेवियर इसका क्या है, नॉन मेटल है, बाकी सारे इसमें या मेटलाइड हैं या मेटल है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कि सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी ट्रूली सिर्फ कार्बन में मौजूद है। इसका साइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल है, अगर आपको याद हो तो 77 पिकोमीटर है, और बाकी जो सिलिकॉन वगैरह हो गए सारों का करीब 117 120 130 140 के करीब है, तो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल साइज़ है 77। फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी हाई है, ये इसकी एक पेक्युलर बिहेवियर है, पेक्युलर प्रॉपर्टी है।
फिर ये एसिडिक ऑक्साइड बनाया करता है, और बाकी जो जर्मेनियम, टिन और लेड है ये एम्फोटेरिक बनाते हैं, और फिर इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेपरेटली डिटेल से रीड करते हैं। ये हो गया इसका पेकुलर बिहेवियर। अच्छा जी, अब आए बेटा नेक्स्ट छोटी सी बात है एक और, वो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन में दो से तो बड़े अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं, और हमने डिस्कस भी मेनली वही दो ही करने हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाँ जी, कौन कौन से हैं जनाब? एक तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखा जाता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा जाता है CO2, और इसको लिखा जाता है C3O2। आपने इन दोनों का नाम तो मोस्ट कॉमनली और फेमसली सुना हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका नाम आपने ज़्यादा नहीं सुना हुआ, कार्बन सब ऑक्साइड का। पहले बात भी इसी पे कर लेते हैं क्योंकि इसकी छोटी सी बात है, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर हम मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली कार्बन सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये होती है -1.5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद है ना, हमने पहले बात की है नॉर्मल ऑक्साइड -2, उसके बाद पर ऑक्साइड -1, फिर हमारी बात हुई है सुपर ऑक्साइड जिसमें -1/2 आता है। और मुझे याद है कि मैंने एक लास्ट लेक्चर जो हुआ था आपका जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था, मैंने बड़ी तफसील से इसकी जो तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इन पे बात हो गई थी हमारी। तो एक चौथी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें -1.5 के करीब होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको पढ़ा भी नहीं जाता। इंडस्ट्री में इसका स्मॉल थोड़ा सा यूज़ है इसका, बाकी और इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है। हाँ चलें, एक इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ कि C3O2 का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का हुआ करता है। C3O2 ये देखें, C3O2 ये स्ट्रक्चर होता है इसका। देखें 3 कार्बन, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इस कार्बन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई, ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई। C3O2 ये स्टेबल है, C3O2 स्टेबल होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है, बाकी इसमें मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके ऊपर अब हमने बात करनी है, ज़रा इसको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब अली? बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में, जैसे कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और आप खुलती आंखों देखती आंखों से ये देख भी सकते हैं कि कार्बन एक है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में अब जो अपेरेंटली जो बात इसमें बनती है वो तो बनती है ये, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो अपेरेंटली लगता है कि ऐसा होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए और कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन की स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें कार्बन स्टेबल नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं बनते ना। यहां पे फिर मामला ये बनता है कि ऑक्सीजन कुर्बानी देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन एक और यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये मैंने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया। एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
अब मुझे आपको 9वीं वाला टॉपिक बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आपके कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। चलें, अगर बताने की ज़रूरत है भी तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो दोनों तरफ से। When both elements are sharing their electrons, covalent bond will be formed. तो कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो टाइप्स इसकी मौजूद होती हैं, 3। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा होता है? जब दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पूरे का पूरा डोनेट कर रहा हो। कोवलेंट बॉन्ड में एक ऑक्सीजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया। ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया। ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, तो ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका मजीद आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका मजीद आया, ये बन गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक उसने शेयर किया, एक ऑक्सीजन ने शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो उसके पास लोन पेयर मौजूद हैं, उनमें से एक लोन पेयर एज अ होल पूरे का पूरा डोनेट करे कार्बन को। इसलिए फिर हम उसको शो करते हैं एरो से। और एरो से शो करने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज सोलली, यानी अकेला इलेक्ट्रॉन पेयर इज सोलली being donated from the oxygen to the carbon. That's why this arrow key is spotted here. इसका मतलब कि ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब अगर आप नोटिस करें तो अब आपके ऑक्सीजन की भी वैलेंसीज पूरी हैं, स्टेबल है, और कार्बन भी स्टेबल है। कार्बन के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ना, वो यहाँ से पूरी होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से, और इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। बेटा ये स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा तो इंतहाई आसान है। ये वाला ज़रा डिफरेंट इस हवाले से है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये बन रहा होता है। अच्छा, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा करता है, वो कहता है कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट वेरी हाई। क्या कह रही है? एक्चुअली इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 6th चैप्टर में। क्या होता है डाइपोल मोमेंट के जो Q इंटू R, जो चार्जेस हैं इंटू रेडियस, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना इस मॉलिक्यूल का, ये बहुत कम है, 0.112 डिबाई। डिबाई इसका यूनिट होता है ना डाइपोल मोमेंट का। सिर्फ इसका डाइपोल मोमेंट 0.112 है। एक्चुअली क्वेश्चन अराइज क्यों आई है? ये क्वेश्चन अराइज इसलिए हुआ कि हम देखते हैं कि हमें एक एलिमेंट नजर आ रहा है कार्बन, और दूसरा एलिमेंट नजर आ रहा है ऑक्सीजन। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ऑक्सीजन से कम है, तो देयर शुड बी हाई डाइपोल मोमेंट। ऐसा होना चाहिए था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच लेता और इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये ज्यादा होता। इट शुड बी देयर, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल का तो डाइपोल मोमेंट बहुत कम है। इसका डाइपोल मोमेंट सिर्फ 0.112 है। तो यहां से फिर क्वेश्चन अराइज हुआ है कि इसका डाइपोल मोमेंट कम क्यों है? इसका जवाब है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जब तक इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए तब तक ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ले लेता है। लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कार्बन को डोनेट करता है। इसलिए अब मैं यहां पे एरो दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर होगी बात?
जब इसने दोनों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, दोनों यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इसने काम किया है, ठीक किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर खींच लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लिया है। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अल्लाह वास्ते और इसको कार्बन को डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को उठा, सॉरी अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको उठा के डोनेट कर रहा है, किसको? कार्बन को वापस। इस वजह से इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है ये हाई नहीं है, ये 0.112 है। और इस केस में इवन आप देखें कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के कार्बन को तोहफे में दे दिया। तो जब उसने ऐसा किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हायर ऑन कार्बन, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है वो विल से द नेगेटिव, इसलिए हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लगा देते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, जेन में रख लेना। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई बड़ी साइंस है इसके अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सिंपल सी बात, क्या कि कार्बन जनाबे अली बनाता है 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इंतहाई स्टेबल कंडीशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बस स्टोरी ख़त्म। सिंपल से अंदाज में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, और इसका जो लेंथ है ये होती है 115 पिकोमीटर। गलत तो नहीं लिखी ना? हाँ जी सही, 115 पिकोमीटर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये है, और बस यही है। यहाँ पे सिर्फ एक बात और है, और वो आपका एंटी टेस्ट का क्वेश्चन भी है। वो क्या है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है ना, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं ना कूल, तो अराउंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जाके ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। ये क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -78 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिडिफाई हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सॉलिड हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होती है ना, तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन। और जो अब अहम बात है वो ये है कि इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता है। पेज नंबर 46 के ऊपर आए, और जो लास्ट में लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ये बात लिखी हुई है कि इसका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता है। याद है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम क्या था? वो सिंपल यही था बेटा कि ये एक क्यूब है और ये मुकम्मल तौर पे एक क्यूब है, ये आपस में यूं अटैच ऐसे, फर्स्ट में पढ़ के आए हो ना। तो क्या था इसमें कि CO2 का एक मॉलिक्यूल, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल, CO2 एक लगा होगा इस कॉर्नर में, फिर एक लगा होगा इस कॉर्नर में, फिर एक लगा होगा इस कॉर्नर में, फिर एक लगा होगा इस कॉर्नर में, CO2 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 CO2। अच्छा, अब अगली क्या बात थी? अगली बात थी कि उसका फेस के सेंटर में भी CO2 होगा। ये देखें सर, ये एक फेस है, ये इस फेस के सेंटर में ये CO2, ये मैंने मार्क कर दिया। ये फेस का सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये बैक साइड के फेस का सेंटर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इधर के फेस का सेंटर CO2, ये नीचे के फेस का सेंटर CO2, और ये आगे के फेस का सेंटर सामने वाले का CO2।
क्लियर हो गया बेटा? कोई इशू है इसमें? आपने NaCl का स्ट्रक्चर, आपने आयोडीन का स्ट्रक्चर आपने सारे पढ़े हुए हैं, वहाँ पे इनकी बात तफसीलन हुई है। मैं सिर्फ आपको एक रिवाइज दिया है, इसका रिव्यू दिया है। क्या होता है कि हर फेस के सेंटर में CO2 लगा हुआ है। तो ये एक ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी इसको जेहन में रखें, इसकी लेंथ को जेहन में रखें, ये 115 पिकोमीटर को। बस यहाँ तक ये होगी बात। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, अभी हमने बात कर ली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, फिर हमने बात कर ली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कौन कौन सा CO2 हो सकता है, CO हो सकता है, C3O2 हो सकता है, और उसके बाद आते हैं अब इसके ऊपर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन के ऊपर। ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन में मैंने आपको बताया कि जो मेनली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन यानी कि SiO2 सिलिका जिसको बोल रहे थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिलिका कैन बी ऑफ 2 शेप्स, या तो वो हो सकता है विट्रस या वो हो सकता है क्वार्ट्ज। विट्रस सिलिका एमॉर्फस फॉर्म है, क्वार्ट्ज सिलिका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। एमॉर्फस, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन। अब हमने एक नज़र डालनी है कि विट्रस सिलिका की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ आएंगे और वो है क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया जाएगा उसमें। आज इसको यहाँ तक रखें, इसको अच्छे तरीके से कर लें। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर बातें हैं छोटी छोटी सी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका पैक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, जो अकरेंस ऑफ सिलिकॉन थी वो हुआ, फिर पैक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन हो गया, फिर कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन और कंपाउंड ऑफ कार्बन में हमने कंपाउंड ऑफ कार्बन डिस्कस किए, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका स्ट्रक्चर देख लिया, CO2 का स्ट्रक्चर देख लिया, और इन दोनों को लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से वो मैंने आपको बता दिया है, एंटी टेस्ट के हवाले से वो बात हो गई। अब हम ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना इसमें क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखें इसको, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की तरफ थोड़ा सा ध्यान अपना तवज्जो रखा करें, कोशिश किया करें ज़रूर कि 5 नमाज़ें पढ़ें। आजकल तो घर में आप वैसे ही वेले हैं और कोई काम भी नहीं है, सिर्फ आजकल हमें अगर नमाज़ पढ़ने से कोई चीज़ रोक सकती है तो वो हमारी ज़ाती सुस्ती है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मेरा नहीं ख्याल, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना अम्मा अब्बा और ना कोई और, ऑब्वियसली सिर्फ एक शैतान ही है। तो उसको ज़रा आप थोड़ा सा हैंडल कर लिया करें, कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में वैसे भी आसानी होगी, और हमने जो आखिरत के हवाले से है वो भी आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।